हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। जो प्रीवियस हमने चैप्टर कंप्लीट किया था वो था सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे? तो बेसिकली जो आपका ये चैप्टर है बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 to 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये जो 4 से 5 मार्क्स है इसमें से एक आपका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। आपको देखो अभी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो भी आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इस चैप्टर से आपको 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जिसमें एक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी आप अपना चैप्टर स्टार्ट कीजिए तो पहले आप देखिए कि उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका वेटेज क्या है। तो ये आपका वेटेज हो गया 4 to 5, मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, तो पहले हम समझना स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसे इसके नेम से आप देखिए, जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड लिखा हुआ है इसी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स एक तरीके से यहां पे इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री इन द सेंस ऑफ केमिकल्स। ठीक है, यानी कि अगर हम केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी का एक रिलेशन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उस रिलेशन को ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब मैं जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगा तो आपको बड़े आराम से समझ आएगा कि क्या मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का, केमिकल से क्या मतलब है, वो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक कोई वायर लिया। ठीक है, यहां पे ये एक मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर। ठीक, हमने यहां पे एक इन्वर्टर बैटरी ले लिया, इन्वर्टर बैटरी ले लिया। ठीक है, या फिर आप कोई जो सेल यूज हम करते हैं, जैसे आपने रिमोट देखा है तो रिमोट के अंदर जो पेंसिल बैटरी यूज की जाती है। ठीक है, पेंसिल बैटरी जो यूज की जाती है, या फिर आप जो है जो हियरिंग एड्स में जो बैटरी या रिस्ट वॉच में जो बैटरी यूज की जाती है, आपने देखा होगा छोटे छोटे से सेल्स टाइप के होते हैं, उनको दिमाग में एक बार थोड़ा सा देखिए कि क्या होता है उनके अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मेटेलिक वायर की बात करते हो, ठीक है, मैं बहुत सिंपल सा समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो मेटेलिक वायर होगा, मेटेलिक वायर के अंदर आपने पढ़ा है कि जब हम इसको किसी भी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। क्लियर है इतनी बात? तो जो हमारे पास इन्वर्टर होता है और पेंसिल बैटरी, जो बैटरी हम उसके अंदर यूज करते हैं, घड़ी के अंदर जो हियरिंग एड्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, तो उसमें कौन सा वायर होता है? उसमें तो कोई वायर ही नहीं होता है। या फिर मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लीजिए ये वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर में अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन जब हम इसी के अंदर कुछ सोडियम क्लोराइड मिक्स कर देंगे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी होता है। इन्वर्टर बैटरी जो होती है, क्या उसके अंदर कोई वायर होती है? मतलब जो बैटरी होती है उसमें नहीं होती है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से वहां पे केमिस्ट्री, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप पेंसिल बैटरी को लेते तो उसमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं। जो टॉर्च की बैटरी होती है उसमें आपने देखा होगा निप्पो बैटरी या जो भी बैटरी होती है, एवरेडी के जो बैटरी होती है, तो उसको हम देखते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स फिल्ड होते हैं और उन्हीं की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जब हम देखेंगे कि किन्हीं केमिकल
की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसी की स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेंगे। तो इस टाइप की जो स्टडी होगी, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we convert the chemical energy into electrical energy and vice versa if electrical energy converted into chemical energy called electrochemistry। क्लियर है इतनी बात? अभी कुछ एग्जांपल्स जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्चुअली मीनिंग क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये ध्यान रख सकते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से या कुछ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो हम कहेंगे कि वो कौन सी केमिस्ट्री है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे। अब आप जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, ठीक है, देखिए मैं बहुत बेसिक से आपको ले चल रहा हूं। ठीक है, डायरेक्टली मैं टॉपिक उठाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, फिर पढ़ाना स्टार्ट करता है मैं। ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा आपको तो वो चीजें समझ में आएंगी कि व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स लिए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी की बात करनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, उसी के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, तो जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी कंडक्टर की क्या होगी? बात होगी कि नहीं होगी? कंडक्टर की बात, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैरी होती है उसी को हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पे अब हमें क्या समझना है कि कंडक्टर्स कितने टाइप के होते होंगे। ठीक है, क्यों ऐसा सोचा गया उसके पीछे लॉजिक भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो एक होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया और इसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स कर दिया और हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो क्या वो मेटेलिक कंडक्टर होगा? नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही होगी या फ्लो कर रही होगी वो किसी और वजह से हो रही होगी, क्योंकि वहां पे कोई मेटेलिक वायर नहीं है। तो फिर हम इसमें कैसे समझेंगे कि जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टर है उन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हमें ये देखना है कि कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कंडक्टर में, यहाँ पे जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर जो मोमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है आयंस के मोमेंट की वजह से। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कंडक्टर्स जो होंगे उसमें हमें देखना है कि मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर्स किसको कहेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स किसको कहेंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयंस की वजह से। जब इसके अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया था तो उसमें कोई भी आयन नहीं था, इस वजह से उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड मिक्स किया तो वो Na+ और Cl- में टूट गया। जब आयंस प्रोड्यूस हुए तब हम कहेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगी? फ्लो करने लगी। ठीक है, तो वैसे ही कुछ चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमें टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्कस करना है, ना कि मेटेलिक करना है। ठीक है, तो हम जनरली फोकस किस पे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको कि वाटर में डिसॉल्व करने से वो आयंस में टूट जाते हैं, उन आयोनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंस which dissolve in water, dissociate into corresponding ions called electrolytes. Is it clear? कि इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने से वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए, उन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इज इट क्लियर? और उस प्रोसेस को, बाय विच प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसोसिएट इनटू आयंस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। दो टर्म बोला मैंने यहाँ पे, एक मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट्स और एक लिखा मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं और वो सब्सटेंस जिस प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे, अल्फा के बेसिस पे कितने पार्ट्स उस इलेक्ट्रोलाइट के वाटर में डिसोसिएट होते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे या वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनको मानते हैं जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट होते हैं या ज्यादातर पार्ट्स उनके आयंस में टूट जाते हैं, वैसे टाइप के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, Na2SO4। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो दे इजिली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, और वो मतलब ज्यादा क्वांटिटी में आयंस प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो उतनी आसानी से आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है। तो उनको हम, या उनका डिसोसिएशन बहुत स्लो होता है, तो उसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अपने HCN, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है। कार्बोनिक एसिड होता है अपना। ठीक है। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो इस तरीके के कुछ सब्सटेंसेस है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि उनका जो डिसोसिएशन होता है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है, कम डिसोसिएट होते हैं, उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये चैप्टर भी क्लियर होगा। ठीक है। तो बेसिकली आप फोकस करिएगा कि चीजें मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे जो हमें बेसिकली फोकस करना है, हमें मेटेलिक कंडक्टेंस नहीं पढ़ना है, हमें कौन सा कंडक्टेंस पढ़ना है, मतलब कंडक्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो देखिए अब आपको क्लियरली दिमाग में आ रही होगी बात कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और उस इलेक्ट्रोलाइट को जब तक हम सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे या वो आयंस में टूटेंगे नहीं, तब तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर वो आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं और तब जाके इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। जैसे मैंने NaCl का आपको एग्जांपल बताया। ठीक है। तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। ठीक है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दैट इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयंस। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयंस। जबकि मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। यहां पे क्या डिफरेंस है, मोमेंट ऑफ आयंस की वजह से। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि जब हम कंपोजिशन देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज। जो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंपोजिशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, जबकि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर उस मेटल की जो कंपोजिशन होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं उसमें जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टर्स या कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। जबकि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उसमें टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि जो आपकी इनकी जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है, मतलब जो आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, वेरी लो होती है। ठीक है, जबकि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वहां पे जो कंडक्टिविटी होती है वो फास्ट होती है, यहाँ पे स्लो होती है, यहाँ पे कम होती है, वहां पे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है किसके किसके बीच में, आपके मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में। ये ध्यान रखने, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अब तो हमें डिसाइड कर लिया कि बेसिकली हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इलेक्ट्रोलाइट पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उस टाइप के कंडक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसमें आयंस टूट के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको कहीं पे भी मेटेलिक वायर के बारे में नहीं पढ़ना है जिसमें कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम बात कंडक्टिविटी की करते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बीकर लिया, उसमें केमिकल्स डाले और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो गई। ऑब्वियसली बात है कि कोई एक सिस्टम होगा, एक कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक इक्विपमेंट होंगे जिसमें हम केमिकल्स को रखेंगे और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो फिर हम यहां पे एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इट इज अ सिस्टम इन विच केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सेल होता है, सेल एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो हम सेल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। सेल को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, दो पार्ट में। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इन दोनों के डिफरेंसेस समझिएगा। सेल का डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम में हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो उस सिस्टम को हम नाम देते हैं सेल, और सेल को हमने 12th क्लास के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया दो पार्ट में, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पार्ट में। ठीक है, तो दोनों का हमें डिफरेंस देखना है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए मैं आपको बहुत इजी समझाता हूं। ठीक है, जैसे आप रिमोट के अंदर जो बैटरी यूज करते हैं या जो आपके टॉर्च के अंदर बैटरी या मोबाइल की जो बैटरी होती है उसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए। ठीक है,
देखिए, अगर आपने टॉर्च की बैटरी ली है, ठीक है, या जो रिमोट की बैटरी है, ठीक है, पेंसिल सेल्स, ठीक है, तो उनको हमें बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार हम उसको सेटअप को सिस्टम में रिमोट में लगा देते हैं तो जब तक उसकी कैपेसिटी है तब तक वो काम करता है, और जब खराब होता है तो फिर वो काम करना बंद कर देता है। यानी कि हमें उसको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वही होता है जो अपने आप से चलता रहे, ठीक है। तो जो पेंसिल सेल्स होते हैं या जो टॉर्च के अंदर जो बैटरी यूज होती है वो आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। लेकिन अगर जो आपके मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, अगर आप उसको एक बार चार्ज कर लीजिए और सोचिए कि वो हमेशा यूज होता रहे, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आपको उसको बार बार क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है, तब जाके वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उस टाइप के जो भी सेल्स होंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जिनको कराने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, तो हम उस टाइप के सेल्स को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है इतनी बात? जो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि वहां पे कोई पहले केमिकल रिएक्शन होती है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बैटरी के बारे में तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्वर्टर के अंदर जो आपकी रिस्ट वॉच है, इसमें जो आपकी बैटरी लगती है उसके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, किस तरीके से वो एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, उन सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्लियर होगा। यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स है, और पॉइंट्स इनमें हम देखते हैं कि और भी क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड डिफरेंस जो होता है, जो इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर में आपको बात समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रोड क्या होंगे, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। जबकि इधर की साइड में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, एनोड और कैथोड जो होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है और जो आपकी रिएक्शन है वो सेम रहती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइन का डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट रहना चाहिए, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करेंगे तो उसमें जो एनोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज, रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज, रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन। जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा तो उसमें रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन और कैथोड होगा तो रिडक्शन, लेकिन साइन डिफरेंट होगा। क्लियर है इतनी बात? फिर एक और पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। बिना सॉल्ट ब्रिज के आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क नहीं करता है, ठीक है। यहां पे सॉल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। किसकी जरूरत नहीं है? सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड आर डिप्ड। जो इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं वो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिप किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, डिफरेंट कंपार्टमेंट। जबकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेम कंपार्टमेंट, ठीक है। एक ही कंपार्टमेंट में दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या किए जाते हैं? डिप किए जाते हैं। अभी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। बस उसी पे हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए व्हेन एवर यू टॉक अबाउट एनी सेल, आइदर इट में भी इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। क्लियर है इतनी बात?